स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। आज हम वक्राणु या नेफ्रॉन की संरचना और क्रियाविधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा। तो उत्सर्जन तंत्र में से तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो वक्राणु या नेफ्रॉन की संरचना और क्रियाविधि या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले वक्राणु है क्या? तो देखिए, वक्र में कई लाखों छोटी छोटी इकाइयां होती है। इन इकाइयों को वक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं। अब देखिए, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये मूत्र निर्माण का कार्य करती है। अब देखो, अगला एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वक्र या किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? तो हम लिख सकते हैं कि वक्राणु की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वक्राणु या दूसरा नाम यदि बोले तो नेफ्रॉन होती है। अब देखिए, वक्राणु की संरचना के बारे में, वक्राणु में कौन कौन से भाग होते हैं, ये किस तरीके से कार्य करते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वक्राणु का जो प्रारंभिक भाग होता है, ये प्रारंभिक भाग कप या प्याले जैसा होता है। और कप या प्याले जैसे भाग के बाद में ये एक नलिका निकलती है। ये नलिका देखो, वक्राणु के कप और प्याले जैसे भाग, जिसे हम बोमन संपुट कहते हैं, इस बोमन संपुट के नजदीक होती है, या हम बोल सकते हैं समीप होती है। तब इनका नाम भी पड़ गया समीपस्थ कुंडली नलिका। तो अब देखिए, बहुत सिंपल सी इसकी संरचना है, लेकिन लड़कों को इसका डायग्राम बनाते समय बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, ये हो गया अपना कप या प्याले जैसा भाग, बोमेन संपुट। और ये इसके पास में जो नलिका हो गई, इस नलिका को बोलेंगे अपन समीपस्थ। ये कुंडलित रहती है तो इसका नाम हो गया कुंडली और नलिका। और ये यूं आकार का जो है, इसको बोलते हैं हेनले का लूप। अब देखिए, ये थोड़ी दूर है तो इसका नाम हो गया भाई दूरस्थ कुंडली नलिका। और यहां देखो, ये जो नलिका आ रही है, इसे बोलेंगे संग्राहक नलिका। अब देखिए, जो ग्लोमेरुल्स होता है उसमें रक्त जिस नलिका के द्वारा आता है उसे बोलते हैं अभिवाही धमनी। और जिस नलिका के द्वारा जो पदार्थ जाते हैं, उन पदार्थों को बोलते हैं, जिस नलिका के द्वारा जाते हैं उस नलिका को बोलते हैं अपवाही धमनी। हमने उत्सर्जन तंत्र में आपको बताया था कि वक्र शिरा और वक्र धमनी। तो वक्र धमनी के द्वारा तो वक्र में रक्त आता है। अब रक्त शुद्धिकरण होने के लिए आ रहा है, तो रक्त के साथ में क्या होंगे भाई? अपशिष्ट पदार्थ होंगे। और इन अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का काम कौन करता है भाई? अपना नेफ्रॉन या वक्राणु करता है। अब देखिए, तो जो वक्र धमनी के द्वारा जो रक्त आ रहा था, वो वक्र धमनी है, वो बहुत छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में बढ़ जाती है। अर्थात मैं बोलूं तो उसका अंतिम सिरा अभिवाही धमनी होती है। और इसके द्वारा रक्त कहाँ आता है भाई? बोमन संपुट में।
अब देखिए बोमन संपुट में ये आकर एक कोशिकाओं का गुच्छ बना लेती है। इस कोशिकाओं के गुच्छ को बोलते हैं ग्लोमेरुल्स। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि रक्त है वो वक्र धमनी द्वारा आता है और धमनियां है रक्त वक्र धमनी है वो छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त होकर अभिवाही धमनी द्वारा बोमन संपुट में अशुद्ध रक्त आता है। और ये ग्लोमेरुल रूल्स के द्वारा देखो जो अशुद्ध रक्त आएगा, इस अशुद्ध रक्त में ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, यूरिया, अपशिष्ट हार्मोन, प्रोटीन, आदि पदार्थ होंगे भाई। तो यहां से देखना ग्लोमेरुल्स के द्वारा रक्त का निस्पंदन होता है। निस्पंदन का शाब्दिक अर्थ है छानना। तो देखिए सबसे पहले निस्पंदन का कार्य किसमें होता है भाई? बोमेन संपुट में होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि अभिवाही धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त बोमेन संपुट में प्रविष्ट होता है। बोमेन संपुट में कोशिकाओं का गुच्छ होता है जिससे रक्त का निस्पंदन होता है। यहां से रक्त से ग्लूकोज, प्रोटीन, खनिज लवण आदि शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ रक्त से अलग कर लिए जाते हैं। रक्त से अलग करके ये बोमेन संपुट में ही संचित हो जाते हैं भाई। और ये फिर अपवाही नलिका, अपवाही धमनी द्वारा वापस कहां चले जाते हैं भाई? रक्त में चले जाते हैं। अब देखिए ये तो अपनी सारी बोमेन संपुट की कार्यविधि है। अब देखो रक्त है, जो अशुद्ध रक्त था, जो अशुद्ध पदार्थ बच गए, वो सारे के सारे अशुद्ध पदार्थ है। वो अशुद्ध पदार्थ समीपस्थ कुंडली नलिका में चले जाते हैं भाई। समीपस्थ कुंडली नलिका में चले जाते हैं। यहां क्या होता है? समीपस्थ कुंडली नलिका में हमने पढ़ रखा है कि विटामिन है वो हमारे शरीर के बहुत सूक्ष्म भाग होते हैं। तो वो विटामिन है वो यहाँ समीपस्थ कुंडली नलिका द्वारा क्या होते हैं भाई? अवशोषित होकर वापस पुनः शुद्ध रक्त में पहुंचा दिए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर विटामिन व सूक्ष्म पदार्थ अवशोषित होकर रक्त में पहुंचा दिए जाते हैं ताकि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के विटामिन की कोई कमी न हो। देखो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो वसा में घुलने वाले और एक जल में घुलने वाले। तो देखो जल में घुलने वाला विटामिन केवल एक सी है जो हमारे शरीर में कहीं भी संचित नहीं होता, और बाकी जो अधिक ए, डी,
कि ये सारे के सारे है ए बी, ये सारे के सारे जो विटामिन है वो वसा में मिलते हैं, तो ये सारे के सारे विटामिन कहाँ संचित हो जाते हैं भाई, वसा में संचित रहते हैं। तो पुनः अवशोषण करके विटामिनों को कहाँ पहुंचा दिया जाता है, रक्त में पहुंचा दिया जाता है। अब बस रक्त में बाकी जो भाग बच गया वो एक तो है भाई जल, और दूसरे पदार्थ बच गए वो होते हैं अपशिष्ट पदार्थ। और ये जो रक्त है, ये जो पदार्थ है, ये हेनले के लूप और दूरस्थ कुंडली नलिका में जाते हैं, और हेनले के लूप और दूरस्थ कुंडली नलिका में जल को अवशोषित कर लिया जाता है। जल का क्या होता है भाई, अवशोषण। और बाकी जो भी पदार्थ बच गए, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, ये सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ चले जाते हैं भाई, संग्राहक नलिका में चले जाते हैं। संग्राहक नलिका मूत्र नलिका से जुड़ी रहती है, और मूत्र नलिका के माध्यम से ये रक्त मूत्र है वो कहाँ संचित हो जाता है भाई, मूत्राशय में संचित हो जाता है। और फिर मूत्राशय में एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है, और उस प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा हम मूत्र का श्रवण करते हैं। तो देखिए इसके बारे में थ्योरी हम 3 भागों में लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया। एक तो निस्पंदन, जैसे मैंने लिख के अभी समझाया, दूसरा हो गया अवशोषण, फिर तीसरा हो गया श्रवण। अब देखिए कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु और, रक्त वक्राणु से, ऐसा लिखेंगे वक्र से 1 मिनट में, कितनी मिनट में भाई, 1 मिनट में 1000 से 1200 ml रक्त का निस्पंदन होता है। अब देखिए कई हमारे शरीर में अन्य उत्सर्जी अंग भी है। जैसे अन्य उत्सर्जी अंगों के बारे में बात करूं तो फेफड़े भी हमारे शरीर में उत्सर्जी अंगों के रूप में कार्य करते हैं। ये कौन से पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। फिर दूसरा हो गया अपना यकृत। यकृत भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। यकृत किसको, देखो बिलीरुबिन को, बिलीवर्डिन को आदि पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है भाई, यकृत करता है। ये सारे के सारे जो पदार्थ है वो किसके द्वारा बाहर निकलते हैं भाई, मल द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। अब देखिए एक अन्य पदार्थ अपना त्वचा भी है, अंग त्वचा भी है। ये त्वचा भी क्या करता है, पसीने के रूप में नमक व सिब्बम और अन्य पदार्थों को क्या करता है भाई, ये हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। और बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन के साथ साथ में यहाँ एक स्टेरॉइड हार्मोन जो अपशिष्ट होते हैं, उन स्टेरॉइड हार्मोन को भी किसमें ले जाने का कार्य करता है भाई, मल्क में ले जाने का कार्य करता है। देखो स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं, ये हार्मोन से मादा में पाए जाते हैं। मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, उन दोनों का सम्मिलित जो रूप है वो क्या होता है अपने पास में, स्टेरॉइड। तो इन हार्मोनों का उत्सर्जन भी कार्य कौन करता है भाई, यकृत करता है। अब बहुत सी कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से उत्सर्जी अंग है, और वहां वक्राणु या नेफ्रॉन का कोई ऑप्शन नहीं रहता, वहां ऑप्शन रहता है वो किसका रहता है भाई, यकृत का रहता है। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस तरीके से हम यकृत को तो दिमाग से निकाल देते हैं और बाकी कोई तुक्का लगा देते हैं, ताकि वो गलत है। तो ध्यान रखना, उत्सर्जी अंगों में एक वक्र हो गया, एक हो गए अपने फेफड़े, एक हो गया अपना यकृत, और एक त्वचा भी उत्सर्जी अंगों की तरह कार्य करता है। धन्यवाद।